अच्छा भाई। हाँ जी, छुट्टियों की बात पूछ रहे हैं आप। इतनी छुट्टियां हम लोगों ने की हैं, अभी भी छुट्टियों का शौक वैसे ही है। क्या ख्याल है? अच्छा भाई, इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, आर देयर एनी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, फिर जो प्रॉब्लम आपने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है, जो इसी काम को जिन्होंने किया, और जो रिसेंट रिव्यू आर्टिकल्स हैं उनको आप देखेंगे, तो साइट करेंगे कि ये इस प्रॉब्लम के मतलब जो है एग्जिस्टिंग स्टडी, फिर उनके मेन लिमिटेशंस क्या है उनमें। जी। जी, कोई क्वेश्चन था राम भाई? नहीं सर, सुन रहा अच्छा, तो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करना, उनकी लिमिटेशंस क्या है, एंड व्हाट डू यू होप टू अचीव, कि अब आप उसमें क्या चेंज कर लेंगे या क्या इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। ठीक है। फिर एंड व्हाई इट इज़ डिफरेंट एंड प्रॉमिसिंग, ये जो है पहले वाली जो अप्रोचेज हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, तो कैसे इम्प्रूव हो जाएंगी। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रोडक्शन में दोबारा देखें आपका जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उनकी लिमिटेशन, और आप जो है क्या चीज़ अचीव करेंगे, और आपकी अप्रोच कैसे जो है डिफरेंट है, और कैसे जो है बेहतर है दूसरों से। और लास्ट में जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेपर, ये हमारे नेक्स्ट सेकंड सेकंड सेक्शन में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखें। इंफॉर्मेशन ऑन वेब इज ग्रोइंग एट exponential pace. In the current era of information overload, multi-document summarization is an essential tool that creates condensed summary while preserving the important content of source document. The automatic multi-document summarization text is major task in the field of natural language processing and has gained more consideration in recent years. One of the problem information overload is many documents share similar topics, file creation of both difficult and opportunity for natural language. On one hand, the similar information conveyed by several different documents causes difficulties for end user as they have to read the same information repeatedly. On the other side, such redundancy can be used to identify accurate and significant information for applications such as summarization and question answering. Thus, summaries that synthesize common information across many text documents would be useful for user and reduce their time for content. अब यहाँ पे इसने वो बेस बनाई कि टेक्स्ट समराइजेशन की ज़रूरत क्या है, और यूज़र को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं कि जब एक ही चीज़ को रिडंडेंटली बार बार दिया जाता है, और such summary would significantly help user interested in single event described in many news documents. This paper will propose a framework. अब इसमें वो क्या हमने प्रपोज किया, that will automatically fuse similar information across multiple documents and use language generation to produce concise abstracted summary. टू approaches are employed. अब देखो,
यहाँ पे अभी उसने बताया इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू। यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या है, टू अप्रोचेज आर अप्लाइड टू मल्टी डॉक्यूमेंट समराइजेशन, एक्सट्रैक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्टिव. Most of the studies have focused on extractive summarization using techniques of syntax extraction, statistical analysis, discourse structure, and various machine learning techniques. On other hand, abstractive summarization is a challenging area and dream of researchers because it requires deep analysis of text and has the capability to synthesize as compressed version of the original sentence or many compose a novel sentence not present in the original source. The goal of abstraction is to improve the focus of summary, reduce the redundancy, and keep good compression rate. अच्छा, अब ये इसने जो है एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन होगी। ये दो तरह की हैं, एक्सट्रैक्टिव है और एब्स्ट्रैक्टिव है। ज़्यादा काम इसमें हुआ है, एब्स्ट्रैक्टिव में कम काम हुआ है, और उसकी क्वालिटीज बता दी। यानी हमने तो वो रीडर को घेर कर के लाना है ना, कि हम ये करना चाह रहे हैं और इसकी क्या वजह है। फिर लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क क्या है, ऑल द लिंग्विस्टिक बेस्ड अप्रोचेस फॉर एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन rely on syntactic representation of document. अच्छा, these syntactic parts are representing the source text syntactically. The major limitation of these approaches lack of semantic representation. यानी semantic पे फोकस नहीं है, syntax पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद since abstractive require deep analysis, therefore semantic of will be more suitable representation. On the other hand, a few semantic based approaches have also been proposed. For briefly discuss, a multi-document summarization system, GIST Texter presents exploit template-based method. These approaches use template for topic representation. The major limitation is the linguistic pattern and extraction of rules, lot of manually created by humans. इसमें क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, और ये कैप्चर नहीं करता सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अक्रॉस मल्टी, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को भी एक्सप्लेन करता। अच्छा, द मेजर लिमिटेशन ऑफ मोस्ट डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन एक्सपर्ट ऑन्टोलॉजी एंड रूल्स, ये बोलते हैं, बता दिया। फिर एसएलआर टेक्निक बिल्ड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, एसएलआर हैज बीन वाइडली। अच्छा, इसमें आवर वर्क इन कंट्रास्ट एम टू ट्रीट दिस लिमिट बाय यूजिंग सिमेंटिक is built to semantic reference from the document example. Semantic role labeling SRL। अच्छा, उसने सीमेंट अपना अब अपनी टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है। SRL has been widely applied in context and text retrieval, information extraction, text categorization, semantic analysis, and role labeling with general statistical method determine important। ठीक है। अब वो उसी की अपनी जो है उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एट फर्स्ट दे एम्प्लॉय एसआरएल एंड सिमेंटिक सिमिलरिटी मेजर। ठीक है। 20% कंप्रेशन रेट। आवर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम इन द फॉलोइंग मैन। अब वो किसी डिफरेंट टेक्निक से जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो, और फिर बता रहा है कि हमारा कैसे वो फोकस ऑन मल्टी डॉक्यूमेंट एब्स्ट्रैक्शन समराइजेशन, and we employ SRL in second phase of framework for semantic text and semantic similarity। ये इस तरीके से जो है अपनी टेक्निक को और उसके अंदर जो प्लस पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाना। तो फिर कह रहा है कि हमारा काम नोवेल कैसे है। दिस स्टडीज propose a framework that will employ SRL for semantic representation of order to good generate a good extractive summary. The framework is multi-document. First, it employs semantic role labeling. Second, it analyzes text semantically, utilize semantic similarity measure and so on। तो उसके अंदर सिंस टेक्स्ट फीचर्स एंड ट्रिपल, इसके अंदर जो हमारी चीज़ में जो नोवेलिटी है, जो नई चीज़ है, वो उसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द पेपर ये यहाँ तक।
अच्छा, अब इसमें जो चीजें हैं कि इंट्रोडक्शन में टू वर्डी, नेवर यूज मोर वर्ड देन नेसेसरी, यानी इसके अंदर क्योंकि ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आपने वर्डिंग ही लिखनी होती है, तो इसलिए इसमें ये ख्याल रखना होता है कि कोई भी गैर जरूरी चीज नहीं लिखनी कि रीडर उससे बोर हो जाए। नेवर यूज मोर वर्ड देन नेसेसरी, डोंट टर्न दिस सेक्शन इनटू हिस्ट्री लेसन। तो इससे क्या है, यूजर जो है वो रीडर जो है वो अपने इंटरेस्ट लूज कर देगा। हिस्ट्री नहीं डालनी इसमें इतनी। A mixed bag of introduction with result, discussion and conclusion throw in for good measure. Introduction with result, discussion and conclusion thrown in for good measure. Always keep sections separate to ensure the manuscript flow logically from one section to the next. तो मैं ये जो लास्ट में है कि वो सेक्शन देते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सप्रेशन सच एज नोवेल, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर, पैराडाइम चेंजिंग, यूज दिस स्पेरिंगली, इसको कम यूज करना है। यानी आपने टेक्निक को जो है वो इतनी ज्यादा वो नहीं करनी कि वो कहे कि यार ये पता नहीं। हैज यूज कार सेलमैन फील ऑफ ओवर, यूज कार सेलमैन फील ऑफ ओवर सेल, यानी उसकी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करनी। तो जैसे पुरानी कार बेचने वाला नहीं तारीफ करता कि जनाब इससे अच्छी तो कार ही नहीं भी नहीं है, तो वो नहीं करना है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद राइटिंग मेथड सेक्शन में क्या है, आउटलाइन स्टेप्स कंपोनेंट्स इन फिगर फॉर्म, जो आपने अपनी मेथडोलॉजी जो बताना है कि कैसे एक्सप्लेन स्टेप्स कंपोनेंट्स, शो एल्गोरिदम एंड एक्सप्लेन, शो इक्वेशंस, वॉक अच्छा थ्रू। सर, जी। ये सर हमारे पेपर की मेथोडोलॉजी होगी, ये सर उसी की सेम मेथोडोलॉजी होगी जो हमारा प्रिंसिपल पेपर होगा जिसको हम फॉलो कर रहे नहीं, जरूरी नहीं है उसकी मेथडोलॉजी हैं। क्यों फॉलो करनी है, आपने तो अपनी बनानी है। सर सर हमने जब सर अपनी मेजरमेंट्स के जितने भी हमने टूल्स हैं, जब वो हमने सेम रखने हैं, जिस चीज को उसने नहीं नहीं क्राइटेरिया नहीं बना के। नहीं नहीं, अब देखो इसमें ये है आपकी अप्रोच। देखो जो मेजर है ना, मेजर सेम होगा। मेजर सेम से क्या मतलब अगर आपकी अप्रोच स्टैटिस्टिकल है, फर्ज किया, तो जी आपका सर। मेजर एरिया अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड है, तो आप भी जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो इसी बेस की हो। अगर फर्दर जो है वो तो डिफरेंट ही होगी, अगर सेम ही हो गया तो फिर कंट्रीब्यूशन क्या होगी। यानी जी जो सर। मेजर कैटेगरी अगर फर्ज किया जी उसने सर, समझ आ गई मशीन सर, समझ आ लर्निंग गई। बनाई है तो आपकी भी मशीन लर्निंग, अब आगे उसकी डेप्थ के अंदर जो है वो चेंज होगी। अब अप्रोच डिफरेंट होगी, लेकिन जो है ना इवेल्युएशन क्राइटेरिया या इवेल्युएशन वो का सब जो सेम होगा। यार्ड स्टिक सेम होनी चाहिए। अब यार्ड स्टिक क्या ठीक है, है, ठीक, समझ आ यार्ड गया, स्टिक समझ ये आ है गया। कि अगर वो एफिशिएंसी मेजर कर रहा है तो आप भी एफिशिएंसी मेजर करें, ठीक अगर है वो सर। ईज ऑफ यूज को मेजर कर रहा है तो आप भी ईज ऑफ यूज को मेजर करें। तो फिर दूसरी बात ये है ठीक हो गया कि सर। जिस डाटा सेट पे वो अप्लाई कर रहा है आप भी उसी पे अप्लाई कर रहे हैं, ये तो कॉमन है। अब ये तो नहीं है ना कि ठीक आप है सर। वो आप ABC डाटा सेट पे करें और वो XYZ पे करें, तो फिर आप कैसे रिजल्ट को डिस्कस कर सकोगे कि कौन सा बेहतर है। जी सर। थैंक यू सर। समझ आ गई बात की। अच्छा, मेथड के स्टेप्स क्या हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, सेंटेंसेस,
सिमेंटिक रोल लेबलिंग। अब जैसे ना सोर्स, अब उसमें वो एक्सप्लेन किया ना प्रोज प्रपोज फ्रेमवर्क के पहले जो डॉक्यूमेंट लिया, सेंटेंसेस ली, उसकी लेबलिंग की, उसकी सिमेंटिक सिमिलरिटी मैट्रिक्स बनाया, और उसकी क्लस्टरिंग की, प्रोडिक्शन की, फिर पास फॉर ईच क्लस्टर बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स निकाले, फिर एक्सेप्टेबल जनरेट समरी जनरेट। तो यानी आपने उसको किसी जो भी आपने अप्रोच है, फ्रेमवर्क है, मेथडोलॉजी है, उसको जो है उसकी डायग्राम अच्छी तरीके से उसको एलोबरेट करना, उसके स्टेप्स को। ठीक है जी। और अगर जब हमारी जो भी हम मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं ना उसकी सपोर्ट में, मसलन जैसे यहाँ कहा ना कि सिमेंटिक रोल लेबलिंग है, तो आपने उसको, एक सेकेंड, आज तो कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही है, वरना असल में मैं इधर फैसलाबाद में नहीं हूँ, सियालकोट आ गया हूँ, तो इधर जो है ना कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अच्छा जी, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास जो थे स्टेप्स जो हैं फ्रेमवर्क के, जो भी है आपकी मेथडोलॉजी, जो भी अप्रोच है उसके स्टेप्स आप एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जो ख़ास बात इसके अंदर है कि आपने जो इसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होते हैं उसकी सपोर्ट में आपने साइट ज़रूर करना है। अब ऐसी चीज़ नहीं करनी कि ये कोई नई चीज़ है, बल्कि कोशिश ये होती है कि उसमें उस स्टडी में या किसी और एरिया में वो यूज़ तो हुई होती है ना अप्रोच। ऐसे तो नहीं है कि आपने अप्रोच बनाई तो है नहीं, अप्रोच तो ऑलरेडी मौजूद होती है जो आप लोग यूज़ करते हैं। कम ही होता है कि आप खुद कोई नए स्टेप्स बनाएं या कोई नया एसओपी बनाएं। नया बनाते हैं तो उसको पूरा डिटेल से बताना पड़ता है, अदरवाइज उसके रेफरेंस साथ में शामिल करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे सिमेंटिक रोल लेबल है, उसका रेफरेंस दिया। ठीक है, सिमेंटिक सिमिलरिटी मेजर है, उसका दिया। फिर ये सिंपल एनएलजी रियलाइजेशन इंजन है। तो जो जो चीज़ें, जो जो टर्म्स यूज हुई आपकी सॉल्यूशन के अंदर, तो साथ साथ साइड करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वॉक थ्रू एग्जांपल देते हैं आप उसको, यानी जैसे कहते हैं ना आप अपनी अप्रोच को ड्राई रन करवाते हैं। जैसे इसमें थोड़ी सी चीज़ों को, टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कोर आर्गुमेंट एंड एडजंक्टिव आर्गुमेंट, वर्ब यूज किए, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट डायरेक्शन, उनको जो है उसके आर्गुमेंट्स। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म गिलबर्ट फार्म इन द ईस्टर्न कैरिबन एंड स्टैंडर्ड इनटू न्यूरिक एंड सैटरडे नाइट। अब ये यहाँ पे एग्जांपल दी कि इसमें जो है
जो हमारे पास डिफरेंट है उसको किस तरीके से उसने उसकी एब्स्ट्रैक्टिव समरी बनाई। आफ्टर अप्लाइंग सिमेंटिक रोल लेबलिंग टू सेंटेंसेस द कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेडिकेट आर्गुमेंट आर ऑब्टेन्ड एज फॉलो, कि जैसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म गिलबर्ट है वो क्या है, वर्ब फॉर्म है। फिर ये क्या है आगे जो है, इन द ईस्टर्न कैरिबन, ये आपके पास क्या है, तो जो भी जिसके यानी उसके इसने जो अप्लाई की है लेबलिंग के, यानी उसने लेबलिंग की एक सेंटेंस लेके उसके ऊपर लेबलिंग अप्लाई करके यानी उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो हमारी टर्म है इसका मीनिंग क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल्स दी। फिर सिमिलरिटी स्कोर जो आपने फाइंड किया उसकी एग्जांपल्स दी कि हमने उसी स्टेटमेंट को उसके जो है साइक्लोन बनाए, उसके बिट बनाए, ठीक है, सेंटेंस का एन एन फाइंड किया, नाउन क्या था ये, उनकी वो जो है जो भी उस पे कैलकुलेशन आपने सिमिलरिटी कैलकुलेशन फाइंड की वो दरम्यान में बताई। ठीक है, सेमेंटिक सिमिलरिटी कंप्यूटेशन ऑफ द टू प्रेडिकेट आर्गुमेंट स्ट्रक्चर डिस्कस इन एग्जांपल 2 इज, ठीक है। उसके बाद जो है जो एल्गोरिदम है उसको एल्गोरिदम को डिस्कस किया, उसका स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। फिर इसके बाद जी क्वेश्चन है जी। अच्छा, डिटेल, a knowledgeable reader should be able to reproduce the ex exponent. Reviewer will criticize incomplete or incorrect prescription and may even recommend rejection. डिटेल। अच्छा, अब इसमें जो वो एक्सप्लेन करना उसको इतना ज़्यादा भी डिटेल नहीं करना कि वो बिल्कुल जो है वो रीडर को लगे कि ये तो सारी बुकिश चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में, तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल रखना है इसको। ठीक है जी। डोंट रिपीट द डिटेल ऑफ एस्टेब्लिश्ड मेथड, ए जर्नल समरी विद रेफरेंस इज सफिशिएंट। यानी एस्टेब्लिश मेथड जैसे अब मसलन आप कहते हैं जी प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में आप कहते हैं जी उसमें से आपने जो है एड वो निकाले, हेल्पिंग वर्ब निकाले, इज आर एम वगैरह निकाल दिए, अब वो एक नाउन टर्म है, ठीक है। अब उसको आप उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जाम्पलें देने शुरू कर दें तो वो ज़रूरी नहीं, वहाँ पे सिर्फ रेफरेंस देके कि हमने ये चीज़ यूज़ की, सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्रीवियसली पब्लिक, सिर्फ रेफरेंस यूज़ करें, जो ऑलरेडी नाउन टर्म्स हैं उसमें सिर्फ रेफरेंस यूज़ करें। अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में डाटा सेट, व्हाट इज़ यूज टू टेस्ट, सोर्स क्या है, सेटअप क्या है, प्रोसेसिंग डन, फिर टूल जो सॉफ्टवेयर मशीन पे आपने यूज़ किया, जो पैरामीटर सेटिंग है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, और फिर आपकी वैल्यूएशन में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या था, बेंच मार्किंग किसके साथ की, और आप उनमें जस्टिफाई और विद रेफरेंसेस, ठीक हो गया। अब डाटा सेट आपने बताया जी फलां का डाटा सेट था, ठीक है, लिस्ट का था, फलां का था, आपने वो डाटा सेट की एक्सप्लेनेशन बताई। फिर प्री प्रोसेसिंग आपने कौन कौन सी परफॉर्म की उसके स्टेप्स बताए, टूल्स और पैरामीटर को यूज़ किए, उसमें जो है जो चीज़ें यूज़ की वो सब। वैल्यूएशन के लिए आपने क्या, जैसे मीन कवरेज सोर्स किया आपने, प्रिसीजन किया, उनके फार्मूलाज दे दिए और उनको जो है ना एक्सप्रेशन, और फिर गेट आइडिया फ्रॉम लिटरेचर कि someone has thought method out carefully, save time, learn what those standard these are at just new idea data set method well। अब इसमें जो हमने लिखा है ना कि ये डाटा सेट क्यों यूज किया उसको भी रेफर करना, ठीक है। हमने इसके लिए इसी को वैल्यूएट क्यों किया, यार्ड स्टिक जो है उसको भी मेंशन कर लिया, डाटा सेट मेथड वैल्यूएशन उनको जो है, फिर स्टेटमेंट मस्ट बी सपोर्टेड, ट्राई टू रेफरेंस टू दिस साइंटिफिक लिटरेचर आर बाय ओरिजिनल वर्क, ठीक है। उनको हमने क्या है जो भी स्टैंडर्ड यूज एग्जिस्टिंग ने किया
को रेफरेंस के साथ देते हैं। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसके अच्छा सर, अलावा ऐसा भी हो सकता है जी कि फॉर एग्जांपल जिस बंदे से हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स और सारा स्टैटिस्टिक्स, अगर उस टाइम के बाद कोई एक और अच्छा सा टूल आ गया जो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है या उससे ज़्यादा उसकी जो है ना वो वैलिडिटी हो रही है, अगर उसके मुताबिक अगर हम उसको टेस्ट करके उसके रिजल्ट को थोड़ा सा डाउन का निकल आए और हमारा रिजल्ट उससे बेहतर आ जाए, तो फिर वो टूल माना जाएगा सर? नहीं, अब यानी टूल कि सर उसने जो टूल इस्तेमाल किया था आज से नहीं, 1 ये साल पहले या एक 2 मुझे साल एक पहले। बात बताओ, आप ये कैसे कह सकते हो कि टूल से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा? टूल तो किसी ना किसी एल्गोरिदम को बेस करते हुए यूज हो रहा है ना। टूल के यूज करने फॉर से एग्जांपल सर कोई अच्छा टूल आ गया, उसकी जो है ना कोई अच्छे एल्गोरिदम की बेस पे कोई नया टूल आ गया। नहीं, तो फिर तो टूल नहीं बात करेंगे, आप कहेंगे अब कोई अगर एल्गोरिदम अच्छा आ गया तो आप उसको कर लेंगे, वो आप यूज कर सकते हैं अगर एल्गोरिदम। और फिर इसमें एक और भी चीज हो सकती है, अगर फर्ज किया अच्छा टूल आ गया, आपने पिछले के यानी अच्छा टूल तो नहीं कहेंगे, अब फर्ज किया एक पेपर पे आपने काम किया कंपैरिजन करने, बाद में एक और पेपर आ गया, उसने कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी की और रिजल्ट इम्प्रूव किया, तो और आप उसमें वेरिएशन करके तो उसको भी शामिल कर लें, दोनों को दो दो वैल्यूएशन के लिए दो डाटा सेट यूज कर लें, या दो आप बेस स्टडीज यूज कर लें, ऐसे भी हो सकता है। उसमें फिर ये है यानी कि कि आप सर मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल, जैसे सर एक पीसीए टूल है ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए सर, फॉर एग्जांपल उसका एक नेक्स्ट वर्जन आ गया जी आईपीसीए। अगर उसका रिजल्ट अगर हम पीसीए को अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट और आता है, अगर हम आईपीसीए को रिजल्ट अपना अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट उससे ज्यादा एक्यूरेट और उसकी ज्यादा वैल्यू आ रही है। उस बंदे ने अगर सर पीसीए यूज किया हुआ है तो हम आईपीसीए, अगर हम पीसीए यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट हमारा सेम आता है। नहीं, अगर तो हम अगर सेम आईपीसीए यूज करते हैं अब तो उसका क्वेश्चन ये रिजल्ट अब क्वेश्चन ये है कि अगर पीसीए यूज उसने किया है, पीसीए यूज आपने किया, तो फिर नोवेल्टी क्या है आपके पास? नहीं सर, अगर रिजल्ट आता है सेम नहीं, तो सेम भी फॉर किया तो एग्जांपल, और अगर हम आईपीसीए यूज करते नहीं हैं नहीं, यहाँ पे रुको तो ना, उसका पहले रिजल्ट जो है पहले हमारा पहले फॉर एग्जांपल उससे इम्प्रूव हो जाता है। नहीं, अब क्वेश्चन तो देखो ना, हमने तो वही करना है कि जिससे रिजल्ट इंप्रूव करना, अगर सेम ही आया तो फिर हमारी कंट्रीब्यूशन तो नहीं, उसने भी किया आपने भी कर दिया, तो फिर नई चीज क्या है इसमें? उसका तो फायदा ही सर नहीं हमने है। अगर उस अगर हमने आई पीसीए का अगला वर्जन नेक्स्ट वर्जन अगर हम आईपीसी यूज कर रहे हैं तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा पूछ रहा था सर। वो ठीक है, आप वो आपने यानी आपने कुछ नई चीज की जिससे रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है, यही तो चाहिए रिसर्च में, सही हो गया सर। यही तो चाहिए। हालांकि देखो सर अगर उसकी जो सेम कैलकुलेशन है, हाँ सर उस बंदे की जो कैलकुलेशन है वो पीसीए पर है। हमने जो अगर पीसीए पे निकालते हैं तो वो ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम है। अगर हम आईपीसीए पे निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट उससे इम्प्रूव कर जाता है। देखो मैं भाई, इस सेंस में मसला सर। ये हाँ ना, मसला ये नहीं है पीसीए। अब मुझे एक बात बताओ, ये पीसीए क्या है? कोई अप्रोच है, कोई एल्गोरिदम है, क्या है ये पीसीए? ये बात, ये पीसीए क्या चीज है? सर ये वो डिमेंशनैलिटी रिडक्शन की टेक्निक्स है मशीन लर्निंग पीसीए। सर मुझे तो आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा पीसीए क्या चीज है? ये मशीन लर्निंग में डिमेंशनैलिटी सर रिडक्शन मुझे तो टेक्निक्स आवाज है। नहीं आ रही, पता नहीं सर क्या हो गया। आप चेक करो ना, आपका माइक वगैरह चल रहा है, मैं आपका दोबारा इनेबल करता हूँ। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही, आ रही जी सर, अब आ रही है सर, आ रही हाँ, है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, पहले नंबर पे मुझे बात कि पीसीए क्या चीज़ है, डायमेंशनलिटी है, कोई नया फीचर है? असल में होता ये है कि आपने कुछ ऐसा करना है, कुछ नया ऐसे करना है कि आपकी जो मेजर फील्ड है वो फील्ड वही रहे, मेजर फील्ड जो है वो फील्ड वही रहे, कुछ नई चीज ऐड करके आपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने होते हैं। वो जो है वो जो है इसमें जो आपके पैरामीटर्स हैं उनकी रिफाइनमेंट भी हो सकती है, नंबर ऑफ पैरामीटर इंक्रीज करके भी हो सकते हैं, आपके एल्गोरिदम के डिफरेंस से भी हो सकते हैं,
एल्गोरिदम की एम्बेडिंग से भी हो सकता है कि मतलब दो एल्गोरिदम की बेस्ट चीज़ों को कंबाइन करके, यानी किसी वे से जो है आपकी टेक्निक डिफरेंट हो जाए और रिजल्ट इम्प्रूव हो गए, ये करना होता है। अगर सेम से किया, सेम रिजल्ट निकाले, तो फिर नोवेल्टी क्या आई, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या हुई, तो ऑलरेडी है। ठीक हो गया सर। समझ आ गई ना बात? चलिए हम इसको स्टॉप करते हैं। मैं पहले बल्कि अटेंडेंस ले लूँ आज आप लोगों में से। सर खुरम साहब अभी ऑफलाइन हुए थोड़ी देर पहले ना, शायद मुझे कोई सिर्फ नेट का एक इशू होगा। स्नैप लेनी होती है, सिर्फ स्नैप ले लेता हूँ। आज तो टाइम भी कितना ही हो गया, 10 1 बजे तक है ना हमारी।